नमस्कार, सतहिंदी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, बिहार चुनाव का परिदृश्य एकदम से उलटता पुलटता नजर आ रहा है। पहले जो मामला एक तरफा लग रहा था एनडीए का, अब ये कहा जा रहा है कि नहीं, मुकाबला शुरू हो गया है और मुकाबला कांटे का बनता जा रहा है। तेजस्वी की सभाओं में जिस तरह की भीड़ उमड़ रही है, चिराग पासवान की सभाओं में भीड़ उमड़ रही है, कन्हैया की सभाओं में भीड़ उमड़ रही है, और जो सत्ता विरोधी लहर है उसका जलवा अब थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। तो सवाल उठता है कि एक तरफ तो हमारे जो ओपिनियन पोल्स हैं वो कुछ और कहानियां कह रहे हैं, वो अभी भी एनडीए की जीत को स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि दूसरे तरह की खबरें आ रही जमीने से। तो सच्चाई क्या है? आखिरकार क्या हो रहा है बिहार में और क्या होने जा रहा है बिहार में? क्या तेजस्वी की लहर कुछ ऐसा घुल खिलाएगी कि सुनामी बन जाए और एनडीए का सफाया हो जाए, या ये सब एक हवा हवाई है और असल में तो एनडीए अपनी जमीन पर पुख्तगी के साथ खड़ा है? तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तीन बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। उर्मिलेश जी हैं, विजय त्रिवेदी जी हैं और निवेदिता शकील जी हमारे साथ पटना से जुड़ी हैं। बातचीत शुरू करने के पहले मैं अपने दर्शकों से एक छोटा सा निवेदन करूंगा। निवेदन यह है कि गोदी मीडिया के चरित्र को हम भली भांति जानते हैं, वो किस तरह से खबरों को तोड़ता मरोड़ता है, नफरत फैलाता है और देश को गुमराह करता है। ऐसे में जरूरी है कि स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दिया जाए, उसकी ताकत बना जाए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, इसको क्लिक कीजिए। क्लिक करेंगे तो आपके सामने सदस्यता योजना का पूरा ब्यौरा आ जाएगा और आप अपने लिए कोई भी सदस्यता चुन सकते हैं। हमें उम्मीद है कि पत्रकारों द्वारा चलाए जा रहे सतहिंदी.com को आपकी तरफ से ये सहयोग और ये प्रोत्साहन मिलेगा। तो उर्मिलेश जी, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूँ। आपके पास क्या खबर है? बिहार की नब्ज आप परखते रहते हैं, टटोलते रहते हैं। आज की तारीख में बिहार किधर जा रहा है? बिहार का चुनाव क्या कह रहा है? मुकेश जी, मैं तो दिल्ली और एनसीआर में बैठा हूं। आपके साथ इस पैनल में हमारे साथ निवेदिता जी हैं और वो तो पटना में हैं। तो सारी जो चुनावी सरगर्मी है उसको वो ज्यादा सही बता सकती हैं। लेकिन मैं जो यहाँ दिल्ली एनसीआर से बैठे हुए जो मैं सुन रहा हूं और जो अपने भरोसेमंद कुछ जो सूत्र हैं, और वो केवल पटना तक सीमित नहीं है, बल्कि मैं एक जर्नलिस्ट के तौर पे, चूंकि बिहार में लंबे समय तक रहा, तो मैं मेरे परिचय के दायरे में बहुत सारे लोग हैं। तो मैं आमतौर पे सीमांचल से लेकर के और पूर्वांचल का जो पूरा इलाका है, यानी भोजपुर वगैरह का, इस पूरे इलाके में मैं संपर्क रखता हूं। और उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि जब शुरुआत चुनाव की हुई थी तो उस वक्त लगता था कि एनडीए जो बड़े नेताओं से सज्जित है, जिसके पास प्रधानमंत्री मोदी जैसा एक बहुत ही कामयाब कम्युनिकेटर है, जिसके पास नीतीश कुमार जैसा एक चतुर सियासतदान है, जिसके पास अमित शाह और नड्डा साहब जैसे बड़े ऑर्गेनाइजर्स हैं, और जिस पार्टी के पास अकूत धन संपदा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रिकॉर्ड भी कह रहा है। तो इतनी बड़ी ताकत के आगे जो विपक्ष है वहां वो बहुत कमजोर है, और वो शायद चैलेंज दे पाएगा, इस पर लोगों को थोड़ा सा संदेह था। और खासकर इसलिए भी संदेह था कि लालू प्रसाद यादव, जो विपक्ष की राजनीति में बिहार में एक बड़े किरदार माने जाते रहे हैं अपने तमाम निगेटिव्स और तमाम पॉजिटिव्स के साथ, वो इस चुनाव से गायब थे, वो जेल में। तो इसलिए माना यह जा रहा था कि बिल्कुल युवा तेजस्वी और सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल और कांग्रेस जो की उखड़ी हुई है, लेफ्ट के जो पॉकेट्स हैं बड़े छोटे छोटे रह गए हैं बिहार में, तो ये कैसे चुनौती दे पाएंगे। लेकिन उस वक्त भी आपको याद होगा, हमने एक अपने लेख में भी ये बात कही थी कि बिहार का चुनाव अगर ताकतवर एनडीए जो नेता हैं, जो जनता में जिसकी लोकप्रियता बहुत गिर चुकी है, जिससे लोग बेहद नाराज हैं सरकार से और एनडीए से, उससे अगर कोई विपक्ष लड़ सकता है तो सिर्फ और सिर्फ जनता के भरोसे। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिहार में इस वक्त जनता जो है वो खड़ी हो गई है
खासकर जो शासन से नाराज जनता है। तो ये चुनाव बुनियादी तौर पे एनडीए बनाम जनता हो गया है। अब अपोजिशन जो है इसको कितना चैनलाइज करता है इस नाराजगी को जनता की, ये मैं नहीं जानता। ये मुझे लगता है कि वहां के ग्रास रूट लेवल पर जो काम करने वाले पत्रकार हैं वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि लड़ाई ये वाकई टक्कर की हो गई है। और उसमें अगर आप पब्लिक मीटिंग्स को देखें तो कहीं ना कहीं महागठबंधन आगे दिखाई दे रहा है रैलियों में शिरकत और हिस्सेदारी के स्तर पर। जी विजय जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं निवेदिता जी से भी पूछूंगा, उनसे ग्राउंड रिपोर्ट लूंगा, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि एक तरफ ओपिनियन पोल्स हैं, दूसरी तरफ ग्राउंड से आ रही है रिपोर्ट्स हैं। इन दोनों में कहीं कुछ आपको तालमेल दिखता है, कुछ सामंजस्य दिखता है? दोनों अलग अलग तरह की रिपोर्ट हैं, बिल्कुल विरोधाभासी रिपोर्ट हैं। तो या तो वो खबरें जो आ रही हैं वो बढ़ा चढ़ा कर आ रही हैं, या फिर ये जो ओपिनियन पोल्स हैं वो कुछ दूसरे एजेंडे के साथ हैं, या गलत हैं, या अभी सही तस्वीर नहीं दिखा पा रहे हैं। मुझे लगता है सच इन दोनों के बीच में कहीं पर है, सच इन दोनों के बीच में है। और ओपिनियन पोल्स को भी मैं खारिज नहीं करता, लेकिन हम जब देख रहे हैं उनको तो बहुत ऊपर से या हेडलाइंस के तौर पर देख रहे हैं। हेडलाइंस के तौर पर वो लग रहा है कि वो एनडीए के पक्ष में दिखाई दे रहा है। अभी मैं देख रहा था जो कल एबीपी सी वोटर्स का जो सर्वे है, तो वो हेडलाइन के तौर पर एनडीए के पक्ष में है, लेकिन मैंने देखा कि वहां सीमांचल में, मिथिलांचल में, कुछ और हिस्सों में वोट परसेंटेज में एनडीए और महागठबंधन बराबर हैं। सीमांचल में तो आगे ही है, वहां पर 48% आरजेडी और उनको मिल रहा था, कुछ और हिस्सों में अलग अलग मिल रहा था। लेकिन वो सीट्स को जब उन्होंने कन्वर्ट किया तो वो सीटों को उन्होंने बदल दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने कोई चलाकर बदला, लेकिन उनका हिसाब अलग है। लेकिन वोट परसेंटेज में वो आरजेडी करीब करीब बराबर तो है ही, एक बराबर का मुकाबला दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल था जो था कि आप क्या नीतीश कुमार से खुश हैं? तो उसमें 25% लोग कह रहे थे कि नीतीश कुमार से खुश हैं, और करीब 38 या 40%, मुझे ठीक से ध्यान नहीं, लेकिन 40% ज्यादातर लोग, मतलब जो ज्यादा लोग थे वो नाखुश लोग थे। तो अब इस मैसेज को भी हमें देखना चाहिए। तो वो उनके लिए वैसे स्पेस भी देता है। वो कहते हैं कि देखो हमने तो पहले ही बताया था कि 40% लोग नाखुश हैं नीतीश कुमार से। तो एक बात वो होती है। दूसरी बात, नीतीश कुमार जी की जो रैलियां हैं उसमें जो नीतीश कुमार जी की नाराजगी है, गुस्सा है, जो बौखलाहट है, वो भी किसी तरह का मैसेज देता है। तीसरी बात है, तेजस्वी की मीटिंग्स में एक ठीक सी भीड़ हो रही है, एक माहौल बना है, तो वो एक बात हो सकती है कि क्या है। चौथी बात जो उर्मिलेश जी ने कही कि एक पैसा, पावर, सब कुछ एनडीए के पास है लेकिन उनके पास नहीं है, वो एक कमजोरी हो सकती है। लेकिन मैं हमेशा हिंदुस्तान के लोकतंत्र में और जनता में भरोसा करता हूं, और वहां अगर पैसे से चुनाव जीते जाते तो सारे उद्योगपति और पैसे वाले लोग होते, लेकिन ऐसा सच नहीं है। पार्लियामेंट में जनता जब चाहती है, आपने 77 का इलेक्शन देखा है, तो इंदिरा गांधी जैसे ताकतवर प्रधानमंत्री को भी एक बार में तो विजय जी, आप ये कह रहे हैं कि क्या वहां पर जनता बनाम एनडीए इस तरह के समीकरण बन रहे हैं जैसा अभी जनता एनडीए बन रहा है, लेकिन उसको चैनलाइज करने की जो बात है वो कितना चैनलाइज हो पाता है। एक छोटी सी बात और जोड़ दूं, मैं टोटल सीट्स को देख रहा था तो उसमें 77 सीट्स ऐसी हैं जहां पे जेडीयू और आरजेडी आमने सामने है। वो बहुत महत्वपूर्ण होगा कि वो सीटों पर जेडीयू किस तरह से काउंटर कर सकती है या आरजेडी किससे आगे आ सकती है। उसी तरह से बीजेपी और आरजेडी के बीच में 51 सीटें हैं जिन पे मुकाबला है, लेकिन उससे ज्यादा 59 सीटें हैं जहां पर कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी बीजेपी के सामने है। तो मुझे बीजेपी के लिए फिलहाल कोई बड़ा नुकसान नहीं दिखाई दे रहा, बल्कि मुझे लगता है कि उसका इजाफा ही होगा उसकी सीटों में। नीतीश कुमार को कितना नुकसान आरजेडी और विपक्ष कर सकता है वो इस चुनाव के नतीजे को तय करेगा। मुझे नहीं लग रहा कि इस चुनाव में बीजेपी को कोई बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो नीतीश कुमार के साथ रहकर भी दूर रह रही है। वो अपने कमल का जो चुनाव चिन्ह है उसको साकार कर रही है कि पानी से दूर रहकर, पानी में रहकर भी पानी से अलग कैसे रहा जा सकता है। जी निवेदिता जी, अभी जो विजय जी ने कहा, एक तो ये कि अगर लोगों में गुस्सा है और वो तेजस्वी की रैलियों में दिख रहा है, कन्हैया की रैलियों में दिख रहा है, तो उसको चैनलाइज करने का मादा इन राजनीतिक दलों में, महागठबंधन में है या नहीं है। एक सवाल तो ये है। दूसरा सवाल ये है कि अगर ये गुस्सा है तो क्या केवल नीतीश को नुकसान पहुंचाएगा या बीजेपी को भी नुकसान पहुंचाएगा? तो मैं पहले सवाल का जवाब आपसे चाहता हूं कि क्या अपोजिशन पार्टीज या महागठबंधन इस गुस्से को चैनलाइज कर पा रहा है? एक तो जो तेजस्वी यादव ने वादा किया है 10 लाख
नौकरियों का, सरकारी नौकरियों का, उसका असर तो दिख रहा है, लेकिन क्या वो ऐसा पॉइंट बन सकता है जिसके इर्द गिर्द सारी जनता इकट्ठी हो जाए, नहीं नौकरी के लिए अब तो इस सरकार को विदा करना ही करना है? देखिए, अभी इस बार बिहार का चुनाव कई मायने में बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बार बिहार में मुद्दों पे चुनाव मतलब दिख रहा है कि मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा सकता है। जैसे कि जिस तरह से तेजस्वी ने बेरोजगारी को एक बड़ा मुद्दा बनाया, इसके पीछे पीछे बीजेपी भी आई, और बीजेपी ने पहले भी बेरोजगारी और रोजगार देने के लंबे चौड़े वादे किए थे। तो वो लोगों को समझ में आ रहा है कि बीजेपी ने जो पिछले वादे किए थे और जिन वादों के सहारे वो सत्ता में आई थी, और उसके बाद क्या हो रहा है, तो जाहिर सी बात है जो ग्राउंड रिपोर्ट ये है। जैसे मैं आपको बताऊं कि मोदी जी गए थे भागलपुर में सभा करने, वहां उनकी सभा बहुत कमजोर हुई, बहुत कम लोग आए थे। और उसी तरह एक जो खास बात हुई है कि इस बार जो महागठबंधन है उसका गठबंधन बहुत बढ़िया से हो पाया है, लेफ्ट के साथ भी, कांग्रेस के साथ भी, और एक यूनिटी दिख रही है सब जगह, जो कि पिछले जो चुनाव था जिसमें कन्हैया भी चुनाव लड़ रहे थे, उस वक्त नहीं हो पाया था गठबंधन, और उसका ठीक से असर भी पड़ा, मतलब बुरा असर पड़ा था। तो इस बार ये खास बात है कि महागठबंधन एक मजबूती के साथ दिख रहा है, और उस तरह से लेफ्ट को भी एक मौका मिलने की बात आ रही है। लेफ्ट भी बहुत यूनाइट है और कई मुद्दों को लेकर आगे आ रहा है। हम सब अभी तक लेफ्ट पर अलग से मैं बात इसलिए कह रही हूँ कि लेफ्ट को बहुत लोग तरजीह नहीं देते थे, लेकिन इस चुनावी राजनीति में भी और जनतंत्र के लिए भी वाम राजनीति कितनी जरूरी है, ये इस बार इस चुनाव में दिख रहा है। दूसरी जो बात है कि जाहिर सी बात है कि जिस तरह से गठबंधन बना है उसका फायदा होगा, लेकिन इस फायदे को उठाने के लिए और भी यूनिटी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ये चीजें सामने आ रही है जिस तरह से, क्योंकि हम सब जानते हैं कि नैरेटिव बदलने में भारतीय जनता पार्टी को समय नहीं लगता है, और भारतीय जनता पार्टी और नीतीश को बहुत अलग बिहार में नहीं देखा जा रहा है। नीतीश को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा है, ये सही है, मैं सहमत हूँ। और अभी एक जुलूस में एक प्रोग्राम में गए थे नीतीश, उनका आयोजन था, वहां काफी लड़के उनके खिलाफ नारा लगा रहे थे और लालू यादव की जय भी कर रहे थे। तो उनको ये कहना पड़ा कि भाई तुम हमें वोट मत दो, लेकिन कम से कम हल्ला नहीं करो। तो नीतीश को लेकर सीधे सीधे बहुत नाराजगी है, और पिछला जो अनुभव है नीतीश को लेकर वो भी उनके लिए एक परेशानी का सबब है। तो मुझको लगता है कि दोनों को नुकसान होगा, भारतीय जनता पार्टी को भी और नीतीश को भी। ये मैं सहमत हूं उनकी बात से कि नीतीश को जितना नुकसान होगा उतना भारतीय जनता पार्टी को नुकसान नहीं होगा। उर्मिलेश जी, आपने कहा कि चैनलाइज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो अभी तक आपको कहाँ कमजोरी लग रही महागठबंधन की स्ट्रेटजी में, चुनाव प्रचार में, जिससे आपको ये संदेह पैदा हो रहा है कि वो चैनलाइज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? नहीं, देखिए, मैं समझता हूं कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी बिहार में, जिसका एक जमाने में बहुत बड़ा आधार नहीं था, लेकिन उसने दूसरे दलों का सहारा लिया और परिस्थितियों का एक बढ़िया से उसने इस्तेमाल किया, और आज की तारीख में आरएसएस और अन्य अपने जो आनुषंगिक संगठन हैं उनके जरिए वो एक बड़ी ताकत बन गया है। और इसके पीछे लेकिन जो पॉलिटिकल रीजन था वो ये कि कांग्रेस पार्टी, जो एक जमाने में बिहार में जो उच्च वर्ण कहलाता है हमारी हिंदू वर्ण व्यवस्था में, वो कांग्रेस से ज्यादा आइडेंटिफाइड था एक जमाने में, और वो पूरा का पूरा जो जनाधार या सामाजिक आधार जो कांग्रेस का था, अपर कास्ट का, वो ट्रांसफर हो गया बीजेपी की तरफ। ये बड़ा दिलचस्प और बड़ा ही विभत्स बल्कि कहिए, ये विचित्र स्थिति थी कि हमारे यहाँ इशू बेस्ड या राजनीति या वैचारिकता के बजाय वर्ण आधार पर वो पूरा का पूरा आधार उस बीजेपी को मिल गया, जिसको बामुश्किल हम जब वहां पत्रकारिता करते थे तो 10-12 सीट आती थी, अधिक से अधिक एक बार 18 सीट आ गई थी विधानसभा में, और वो इतनी बड़ी ताकत बन गई। तो मुझे लगता है कि तेजस्वी के अगर चुनाव प्रचार को देखें तो वो
अपनी राजनीति बदल चुके हैं। अब वो यादव मुस्लिम पर ज्यादा जोर नहीं दे रहे, वो भी सर्वजन पर आ गए हैं। सारे सारे धार्मिक और दूसरे जाति समुदायों को जोड़कर चलने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही आपने पकड़ा, और ये बिल्कुल उनका सही कदम है। मैं क्यों ये बात आपसे कह रहा हूं कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपर कास्ट का आधार हासिल किया कांग्रेस से, उससे कांग्रेस कमजोर हो गई। तो आपका जो मूल सवाल था कि कहां चैनलाइज करने में कमजोरी है इस गठबंधन की, मैं समझता हूं कि वो कांग्रेस है। सबसे जो कमजोर कड़ी है इस महागठबंधन में वो कांग्रेस है, क्योंकि उसके पास सीटें इतनी ज्यादा हैं लेकिन उसकी क्षमता जो है वो बहुत कम है। उसने दलित में, आदिवासी में, ओबीसी में और सेक्शन में उतना उसका काम नहीं है। अगर आप उसके उम्मीदवारों को भी देखें तो वही स्थिति है। तो मुझे लगता है कि इस महागठबंधन की सबसे कमजोर कड़ी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। और दूसरा जो अभी आपने कहा कि उन्होंने सर्वजन की राजनीति की है, देखिए मंडलवादी राजनीति 30 साल चली, और भारत के अगर समाज को देखिए और सामाजिक राजनीति के इतिहास को देखिए तो 30 साल 40 साल जो है सब चलता है। आई मीन कांग्रेस का भी जो स्वर्ण काल था वो 40 से 50 साल, आप 50 साल खींच लीजिए, वो चला। इसके बाद अगर नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में देख लीजिए, हिंदी भाषी स्टेट्स में, तो मंडलवादी राजनीति का ये दौर 30-35 साल चला है। आज की तारीख में जो लालू प्रसाद की पार्टी, जो एक मंडलवादी राजनीति से आइडेंटिफाइड थी, उसी के उत्तराधिकारी तेजस्वी साफ साफ ये कह रहे हैं कि हमारा मुद्दा जो है ये नहीं है कि कौन जात कौन बिरादरी, हमारे लिए बिहार इंपॉर्टेंट है। तो मैं समझता हूं कि एक शिफ्ट है और ये पॉजिटिव शिफ्ट है, बशर्ते कि इंक्लूजन की जो राजनीति है, इंक्लूसिव जो सोच की राजनीति है, वो न्यूक्लियस में जारी रहनी चाहिए। क्योंकि भारतीय समाज में जो भेदभाव है उसको मिटाए बगैर आप चीजों को संतुलित नहीं कर सकते। ये बात तो गांठ बांधनी चाहिए। जी जी विजय जी, जब बदलाव का समय आता है और जनता कुछ तय कर लेती है तो ऐसे में नुकसान तो पूरे गठबंधन को हो सकता है, क्योंकि वो बीजेपी का अपना जनाधार इतना बड़ा नहीं था कि वो जेडीयू के वोट बैंक को माइनस करके स्वीप कर जाए या ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत ले। तो अगर ये जेडीयू को ही काट रही है ये धारा, नीतीश कुमार के ही खिलाफ है, नीतीश कुमार की पार्टी के खिलाफ है, तो जिन सीटों पर आप कह रहे हैं कि कांग्रेस लड़ रही, कांग्रेस निश्चित रूप से कमजोर है, जैसा कि अभी उर्मिलेश जी ने भी कहा, लेकिन ये जो विरोधी लहर है, क्या आपको नहीं लगता है कि बीजेपी को भी नुकसान पहुंचा सकती है? बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ कि जनता अगर तय कर ले तो फिर तो सब चीजें बेमायने हो जाती हैं। फिर सारे हमारे स्ट्रेटेजी, पॉलिटिकल इक्वेशंस और ये जो मैथमेटिक्स हम खाली बैठकर करते रहते हैं ना, वो सब बेकार होती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसा हो गया है, क्या जनता ने तय कर लिया है? और बीजेपी को ये इस तरह से अंडरमाइन करना आप फिर गलत कर रहे हैं। 2015 का चुनाव देखिए, 2015 का सबसे ताकतवर अलायंस था आरजेडी और जेडीयू का, ठीक है। उस समय 50 से ज्यादा 51 सीटें बीजेपी ने जीती थी। उतना मजबूत अलायंस आज बीजेपी के खिलाफ नहीं है। और फिर मैं कह रहा हूँ कि 60 सीटों पर, 59 सीटों पर कांग्रेस और लेफ्ट है बीजेपी के खिलाफ। तो वो सीटें तो बहुत आसान सीटें हो सकती हैं उसके लिए जीतने के लिए। 60 की 60 नहीं कह रहा, लेकिन 60 में से 40-45 सीटें वो आराम से 40 सीटें तो निकाल ही सकती है उनमें से। तो वो आसान काम है। इलेक्शन मैनिफेस्टो का मैं जिक्र करूं अगर, तो मुझे लगता है कि तेजस्वी का इलेक्शन मैनिफेस्टो सबसे मजबूत है और सबसे पॉजिटिव है। दुख की बात यह कि हमारे चुनाव जो है इलेक्शन मैनिफेस्टो पे नहीं लड़े जाते। पहली चीज, रोजगार की जो बात की है, सरकारी नौकरियों की बात की है। बिहार की कल्चर में है सरकारी नौकरियां, गुजरात की कल्चर में रोजगार है, बिहार की कल्चर में सरकारी नौकरियां है। इसलिए तेजस्वी ने रोजगार की बात नहीं की जो बीजेपी करती है, उन्होंने 10 लाख सरकारी नौकरियों की बात की। फिर दूसरा जो सबसे बड़ा पॉलिटिकल पॉइंट हो सकता है, उन्होंने कहा कि बिहारियों को आरक्षण की बात, 85% आरक्षण सरकारी नौकरियों में देंगे। तीसरी बात, बेरोजगारी भत्ता 1,500 रुपए देने की बात की है। बुजुर्गों को पेंशन देने की बात की है। तो यदि इलेक्शन मैनिफेस्टो को देखें तो मेरे ख्याल से तेजस्वी का हिस्सा सबसे बड़ा है। जाति की जो राजनीति का जिक्र किया वो बिल्कुल ठीक है, और ये चेंज हुआ है कि नहीं हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन आप उत्तर प्रदेश का इलेक्शन देखिए कि बीएसपी पहली बार सबसे ज्यादा ताकतवर सरकार तभी बनी जब उसने अपनी जातिवादी राजनीति को छोड़कर ब्राह्मणों और अपर कास्ट के साथ मिलकर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा दिया। जो
तीर तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, वो पार्टी फिर आगे जाके वही नारा लगा रही थी, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो उस समय उस पार्टी को सबसे बड़ा बहुमत मिला। तो तेजस्वी को भी ये बात समझ में आती होगी, और बेहतर है वो नई जनरेशन के लीडर हैं, तो वो एमवाई पर या किसी भी जाति, अति दलित और दलित पर ही क्यों चले, अपने वोट बैंक को साथ रखें, लेकिन उस पर काम करते जाए। मुझे जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी लेनी है, उत्सुकता लेनी है, वो निवेदिता से मैं जानना चाहता हूँ कि जो मुद्दा मुझे लग रहा था कि बड़ा होना चाहिए चुनाव में, प्रवासी मजदूरों का जो कोरोना के दौरान हाल हुआ बिहार में, और बिहार सरकार ने जिस तरह से नजरअंदाज किया या जो भी कुछ हुआ, और नीतीश कुमार का तो ये वादा रहा था कि प्रवासी मजदूर की कॉन्सेप्ट को ही खत्म कर देंगे, वो क्यों मुद्दा नहीं बन पा रहा, ये मैं निवेदिता जी से समझना चाहता हूँ कि क्या वो मुद्दा है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं बन पाया। बहुत सही आपकी चिंता है। प्रवासी मजदूरों का एक बहुत बड़ा मसला है, और ये लग रहा था लगातार कि ये मुद्दा चुनाव में बनना चाहिए, लेकिन ये चुनाव में बना नहीं। लेकिन भीतर भीतर प्रवासी मजदूरों के बीच गुस्सा है, क्योंकि हम लोगों की जिन जिन इलाकों में हमारी बातचीत होती रही है, और जो मुफस्सिल के पत्रकार हैं उन लोगों से भी, वो अंदर के राज्यों में, जिलों में इस तरह की बातें हो रही है। लेकिन सही कहा आपने कि जिस तरह ये पॉलिटिकल पार्टीज क्यों नहीं एनकैश कर रही है, जो अपोजिशन पार्टीज, उनके पास, उनको लगता है कि ये ऐसा मुद्दा नहीं है जो सबको समेट कर दे। उनको लगता है कि ये सिर्फ प्रवासी मजदूरों का है, इसमें बेरोजगारों का हित नहीं है। जो हमारी जो सबसे बड़ी आबादी का हिस्सा है, वो सबसे बड़े नौजवानों का हिस्सा है, और तेजस्वी जो है वो अपने अभी खुद कहा कि वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं नौजवानों को। तो इसलिए बिहार में आप देखें कि महिला हिंसा भी बहुत ज्यादा तेजी से हुई, लेकिन महिलाओं का कोई मुद्दा नहीं है। जबकि नीतीश ने एक ऐसी महिला को टिकट दिया जो मुजफ्फरपुर शेल्टर होम के मामले में आरोपी रही है, फिर भी उनको टिकट दिया है। तो ये जो मुद्दा जो बनना चाहिए, जो बतौर एक महिला होने के नाते मैं उस तरह से उसको देखती हूँ कि महिलाओं का मसला नहीं, जबकि नीतीश को महिलाओं ने पिछले चुनाव में सबसे ज्यादा वोट दिए, लेकिन इस बार नीतीश भी उन महिलाओं को भुना नहीं पा रहे। तो प्रवासी मजदूरों का मुद्दा अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन आने वाले चुनाव के समय में, क्योंकि अभी तो ये फर्स्ट फेज 28 को है, लेकिन ये वो इलाका है जहां उतने ज्यादा प्रवासी मजदूर नहीं आए, लेकिन सेकंड फेज, थर्ड फेज आते आते ये मुद्दा भी एक प्रभावी मुद्दा बनेगा। ये मुझको जो रिपोर्ट्स है उस आधार पर हम ये कह सकते हैं। जी, अब ये उर्मिला जी, ये जो कहा जा रहा है तेजस्वी लहर की बात की जा रही है, वो कितनी वास्तविक लगती है आपको, कितनी मजबूत लगती है, और क्या वो आपको लगता है सुनामी में तब्दील हो सकती है? और सुनामी में तब्दील करना हो तो उसे क्या करना पड़ेगा तेजस्वी को और पूरे महागठबंधन को? आपके सवाल पर मुकेश जी आने से पहले अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं 2-3 वाक्य में विजय त्रिवेदी जी और निवेदिता जी के बीच में जो बात हुई थी उसमें अपनी बात कहूं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रवासी मजदूरों का मामला है, वो सघन जो इलाके हैं प्रवासी मजदूरों वाले, वहां ये अंडर करेंट है, और जो रिपोर्टर जो ऑनेस्टली रिपोर्टिंग करने वाले जो रिपोर्टर हैं, उनकी तादाद थोड़ी भारत में कम हो गई है, लेकिन मैंने कुछ एक पत्रकारों को देखा कि वो गए और वहां पर जिस तरह की बातें उन्होंने सुनी और सुनाई अपने लोगों को, मैं समझता हूं कि उससे साफ जाहिर होता है कि जबरदस्त अंडर करंट है। और दूसरी बात जो निवेदिता ने कही कि महिलाओं का, देखिए पिछले चुनाव में, पिछले चुनाव में और लोकसभा में भी बीजेपी को जो सबसे बड़ा फायदा महिला वोटों का मिलता रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के नाते नहीं। भारतीय जनता पार्टी बिहार में कमजोर वर्ग और महिलाओं के बीच में एक अलोकप्रिय पार्टी है। मैं आपको बताऊं, वो हो सकता है गुजरात में बहुत ताकतवर हो, लेकिन इन वर्गों में बहुत अलोकप्रिय पार्टी है। लेकिन नीतीश कुमार की वजह से बीजेपी को फायदा मिला है महिलाओं के बीच में, खासकर महिला वोटों का। तो इस बार महिलाएं बेहद नाराज हैं, और शराबबंदी उनमें एक बड़ा कारण है। जो शराबबंदी से महिलाएं खुश थीं, उन महिलाओं का अब झुकाव शराबबंदी के बाद, जो जिस तरह शराबबंदी हुई है, जो पुलिस की भूमिका है, जो सरकार की भूमिका है, उससे बेहद नाराज हैं महिलाएं, क्योंकि उनको लगता है कि इससे तो बेहतर था जब शराबबंदी नहीं थी। तो शराबबंदी का तौर तरीका, पुलिस की भूमिका और दलित, आदिवासी और गरीब गुरबा पर जो अटैक है इस पूरे दरमियान, मैं समझता हूं कि उससे नाराज, क्योंकि सबसे अधिक जो पुलिस केसेज हुई हैं मुकेश कुमार जी, वो दरअसल गरीब वर्गों पर हुई हैं शराबबंदी के नाम पर।
इससे आक्रांत है महिलाएं, खासकर गरीब घरों की। अब आई आपके सवाल पर। देखिए, मैं नहीं समझता कि बिहार के चुनाव में अभी कोई राज्यव्यापी या सर्वव्यापी या सर्वजन व्यापी एक लहर जैसी स्थिति है। कम से कम अभी मैं ये बात नहीं कह पा रहा हूं एक पत्रकार के रूप में, हालांकि मैं इस स्पॉट पे नहीं हूं, तो हो सकता है मेरे पास सही जानकारी ना हो, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जहां जहां महागठबंधन के मुख्य जो नेता हैं तेजस्वी जा रहे हैं, वहां यंग लोग यानी नौजवान लोग वो एक लहर उनकी दिखाई दे रही है। और ये पहली दफा हुआ है कि उन्होंने और उनकी पार्टी ने जात बिरादरी की सीमाओं को ट्रांसेंड किया है। मैं कई इलाकों के बारे में सुना हूं अपने दीगर दोस्तों से, मैंने जो दलित आदिवासी नहीं है या ओबीसी नहीं है, उनसे भी मैंने ये बात सुनी है कि कैसे इस बार उनके इलाके में महागठबंधन को वोट पड़ रहा है, और कुछ एक हलकों में तो लेफ्ट उम्मीदवार जो महागठबंधन के हिस्सा हैं उनके दफ्तर में जाकर और उच्च वर्णों के लोग जो हैं, खासकर उनके नौजवान, ये कह रहे हैं कि हम आपको पैसा देना चाहते हैं, हम आपको कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, आप बताइए और हम आपके साथ अब ईमानदारी से हैं, आप भूल जाइए कि हमारे आपके बीच में क्या रिश्ते थे। उसकी वजह यह है कि हम आज ही जा गए हैं, हम अब इससे निकलना चाहते हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं। तो ये एक नया ट्रेंड है बिहार में। अब ये कैसे लहर बनेगा, क्या बनेगा, ये राजनेताओं का काम है, हमें तो देखना है और बोलना है और लिखना है। विजय जी, ये बीजेपी के पास एक ब्रह्मास्त्र है जिसका अभी बहुत सीमित इस्तेमाल किया है उसने। नरेंद्र मोदी की रैलियां, कुछ एक रैलियां हुई हैं, लेकिन हम जानते हैं कि मोदी जी किसी भी चुनाव का रुख मोड़ पाने में सक्षम हो जाते हैं, नैरेटिव बदलने में सक्षम हो जाते हैं, उनका अपना एक आकर्षण है। तो क्या अभी जब मोदी जी मैदान पर उतरे हैं तो अब दरअसल खेल अब शुरू हुआ है, अब नए सिरे से भी कुछ चीजें बनेंगी, बिगड़ेंगी? ये आपकी बात ठीक हो सकती है कि नरेंद्र मोदी जी को बीजेपी ब्रह्मास्त्र के तौर पर देखती है, लेकिन मैं इसे क्लीशे के तौर पर ज्यादा देखता हूँ। ठीक है, और नरेंद्र मोदी जी आएंगे, हवा बदलेगी, ये भी ठीक है, क्योंकि उनके आने, वो सबसे लोकप्रिय लीडर है पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के, तो वहां पहुंचते हैं तो उससे। और मैं समझता हूँ कि वो जो खास बात है नरेंद्र मोदी जी की, वो वोटर्स के साथ ही नहीं है, वो अपने कैडर के साथ है। वो कैडर को बिल्कुल उत्साहित कर देते हैं कि वो जी जान से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, उसको वोटर को बूथ तक लेकर आने में मदद करता है। तो वो ब्रह्मास्त्र वहां पर काम में आता है। और पार्टीज में राहुल गांधी वो काम नहीं कर पा रहे कि उनका जो कैडर है वो वोटर को बूथ तक लेकर आए, लेकिन नरेंद्र मोदी जब जाते हैं तो वो इस बात पे फोकस करते हैं और इमोशनल इश्यूज को भी काम में लेते हैं। अभी तकलीफ बीजेपी की यही है कि इमोशनल इशू नहीं हो रहा, एक सॉलिड रोजगार जैसा मुद्दा है जिस पर चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री जी ने 370 और चीजों की चर्चा की, लेकिन वो बड़ा इशू नहीं बन पाया। मेरे को एक बात और समझ आ रही है जो इससे इतर है आपके सवाल से, वो था कि एक बड़ा इशू बन सकता था जो नारा दिया गया कि नीतीश कुमार के रिटायर होने का टाइम आ गया है, नीतीश कुमार थक गए। उस थकान का जवाब एक मल्टीकास्ट फिल्म हो सकती थी वहां पर। तेजस्वी, कन्हैया कुमार और चिराग पासवान, ये तीनों मिलकर अमर अकबर एंथोनी की तरह से एक मल्टीकास्ट पॉलिटिकल पार्टी के सिस्टम की तरह से बनाकर, और नीतीश कुमार के रिटायर होने की लेकिन चिराग कैसे मिल सकते थे? चिराग तो बीजेपी का ही, लेकिन चिराग सबसे बड़े नाराज, सबसे ज्यादा नाराज है नीतीश कुमार से, ये याद रखिए। हाँ। और चुनाव के बाद यदि वो आरजेडी के साथ चले जाए तो इस पर भी हैरान मत होइएगा। यदि सरकार बनाने के लिए जरूरत पड़े तो वो जा सकते हैं, लेकिन ये इश्यूज तो, नाराजगी तो इलेक्शन में तो आप दोस्ती दुश्मनी भूल जाते हैं ना। आप 1989 का इलेक्शन याद कीजिए कि बीजेपी और वाम मोर्चा भी वीपी सिंह के साथ थे, जो वीपी सिंह बीजेपी का पोस्टर भी नहीं देखना चाहते थे। तो यदि चिराग पासवान, कन्हैया कुमार और तेजस्वी तीनों एक साथ हो जाते हैं, लेकिन कन्हैया कुमार क्या है, वो नीतीश कुमार के खिलाफ नाराजगी नहीं करते, वो कहते नहीं उनकी भी अच्छाइयां हैं, उनकी भी बुराइयां हैं, सब कुछ है, मैं उनको इस तरह से नाराजगी नहीं दिखाते। चिराग पासवान जो है वो बीजेपी के साथ बने हुए हैं, वो नीतीश कुमार के खिलाफ होकर भी उस गठबंधन के खिलाफ नहीं खड़े हो रहे, तो वो एक ढीला ढाला सा बना हुआ है। मैं कह रहा हूँ कि एक पॉसिबिलिटीज की बात कर रहा हूँ मैं, संभावनाओं की बात, कि यदि वो तीनों नौजवान नेता एक साथ खड़े होते तो पूरा जो यूथ वोटर है वो भी एकजुट हो सकता था, उसको ज्यादा एनकरेजमेंट मिल सकता था, और जो रोजगार, बेरोजगारी, प्रवासी मजदूर, ये सारे जो इश्यूज हैं, यूनिवर्सिटीज का जो इशू है बार बार की एजुकेशन वहां पर नहीं है, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, वो सारे इशू हो सकते थे। लेकिन तीन ताकतें एक 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 करके 1+1+1 हो रहे हैं, वो 111 हो सकते थे, जो अभी तीनों अलग अलग बने हुए हैं। और नीतीश कुमार के लिए उस तरह का
जो चैलेंज है। समझ गया विजय जी, मैं आपका सवाल निवेदिता जी के पास ले जा रहा हूँ। निवेदिता जी, जो सत्ता विरोधी माहौल है, सत्ता विरोधी लहर जिसको कहते हैं, वो दरअसल एक फोर्स के रूप में काम नहीं कर पा रही है एनडीए के खिलाफ, वो बट गई है। मतलब वो गुस्सा चिराग पासवान भी किसी दूसरे तरह से भंजाना चाहते हैं और उसका फायदा महागठबंधन को नहीं मिलेगा। इसी तरह से कन्हैया उतने आक्रामक नहीं है, विजय त्रिवेदी जी को कहें अगर तो उनकी बात से चले तो वो जो इस पूरी सत्ता विरोधी लहर को एक सुनामी में बदलने का जो प्रयोजन हो सकता था, वो नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल सही कहा। हालांकि सत्ता विरोधी लहर में शुरू से ही चिराग पासवान और रामविलास पासवान नहीं रहे। वो तो उनका इतिहास भी देखा जाए तो वो शुरू से सत्ता के साथ ही रहे हैं और बीजेपी ने बहुत चालाकी से उसका इस्तेमाल भी किया है। ये बात भी आप संभावनाओं की बात कह रहे हैं तो कोई भी पार्टी किसी के साथ मिल जा सकती है, ये तो चीजें होती रही है। लेकिन ये देखा जाए कि चिराग पासवान में कौन लोग आ रहे हैं, जो बीजेपी से निकले हुए लोग हैं, उन्हीं लोगों को टिकट मिला। तो जाहिर सी बात है कि नीतीश को कहीं ना कहीं डाउन करने के लिए चिराग पासवान को खड़ा किया गया है, ताकि बीजेपी ये सोच रही है कि अगर नीतीश कमजोर हुए तो हमारे पास कोई और ऑप्शंस भी होगा। सत्ता विरोधी लहर जिस तरह से होनी चाहिए बिहार में अभी नहीं दिख रही है, लेकिन इसकी शुरुआत हो गई है। मैं ये कहूँ कि अभी एक खबर आई कि प्रधानमंत्री ने जैसे ही अपनी मन की बात कही, उनको डिसलाइक के लगभग 20 लाख लोग तुरंत 20 मिनट के अंदर डिसलाइक किया उनको। तो मोदी का जो पिछले चुनाव में जो उनकी छवि थी, जिस तरह उनको लेकर लोगों के भीतर बहुत सारी उम्मीदें थी, वो सारी उम्मीदें धाराशाही हुई। लोगों ने देखा कि इतने साल में बीजेपी ने, जिसको बिहार में बीजेपी ने अपना कोई चेहरा तो दिया नहीं है, उनका चेहरा मोदी ही है। तो जब वो चेहरा सामने आ रहा है और जो वो वादा कर रहा है, तो लोगों को लग रहा है कि ये फार्स वादा है, लोगों को लग रहा है कि ये आदमी झूठा है, और ये चीजें दिख रही है लोगों को। इसलिए आसान नहीं होगा इस बार जो नीतीश है या बीजेपी है, उनके लिए बिहार का चुनाव आसान नहीं होगा। ये सही बात है कि जो युवाओं के लिए जो चीजें होती, जिस तरह से कन्हैया आगे आए हैं, बोल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से मिल के बोलना चाहिए, इसकी राजनीतिक जो चीजें हैं वो आप समझ रहे होंगे अंदर करंट में। पिछली बार भी हम लोगों ने बहुत कोशिश की थी कि वो एका बने, जो नहीं हुआ, लेकिन इस बार फिर भी बेहतर स्थितियां हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने तो खुल के कहा है कि तेजस्वी जहां भी कन्हैया का इस्तेमाल करना चाहेंगे हम लोग करेंगे। निवेदिता जी, समय खत्म हो रहा है, इसलिए मैं आपको रोक रहा हूँ। बस 1 मिनट में मैं उर्मिलेश जी की आखिरी टिप्पणी लूंगा कि सब जगह ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार को नुकसान होगा, जेडीयू को नुकसान होगा, लेकिन बीजेपी को नुकसान नहीं होगा, बल्कि वो इस स्थिति में है कि अपनी सीटों की संख्या में इजाफा करेगी। ये अगर विरोधी लहर है, कहीं सत्ता विरोध है, तो उसका बीजेपी को नुकसान क्यों नहीं हो रहा है? विजय जी ने 2-3 कारण बताए कि उसने नीतीश कुमार से अपने को बिल्कुल अलग थलग रखा, अपनी स्ट्रेटजी इस तरह की बनाई कि जो सत्ता विरोधी वोट है वो उसका असर हमारे ऊपर ना हो। संक्षेप में 1 मिनट का वक्त है। नहीं, देखिए, मैं स्वयं भी मानता हूं कि ये नीतीश कुमार जी की सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है, तो उसका असर बीजेपी पर भी पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बीजेपी पर नहीं पड़ेगा। बीजेपी में अनेक ऐसे मंत्री हैं, अनेक ऐसे विधायक हैं जिससे लोकल एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। खासकर हेल्थ मिनिस्ट्री जो बिहार की है, हेल्थ डिपार्टमेंट, वो बीजेपी के पास ही हमेशा रहा है, और कोरोना दौर में हेल्थ मिनिस्ट्री का क्या हाल है हम सब जानते हैं। लेकिन बीजेपी को ओवरऑल उतना बड़ा नुकसान शायद नहीं होगा जितना कि जेडीयू को होगा। ये भी बात बिल्कुल सही है, और वो विजय जी सही कह रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस जो है वो ज्यादा सीटों पर बीजेपी को चुनौती दे रही है, और कांग्रेस के पास, मुकेश जी, बीजेपी से लड़ने की दक्षता, कौशल और तैयारी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी मेहमानों का वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन बहुत ही दिलचस्प बातचीत हुई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।